तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से हमें पता लगा है कि यूनिवर्स जो है वो क्या है, फ्लैट है। और हमने पीछे जो है वो CMBR की लाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने ये देखा था कि यूनिवर्स फ्लैट है। मगर बेरियोनिक मैटर यानी जो कि हमारा नॉर्मल मैटर है यूनिवर्स के अंदर, और डार्क मैटर, जब सारे को गिन लिया जाए तो सिर्फ हमारे पास एक फ्लैट यूनिवर्स के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी का 30% ही अचीव होता है। यानी एक फ्लैट यूनिवर्स के लिए अगर 100% एनर्जी चाहिए तो सिर्फ हमारे पास 30% जो है ना, 30% जो है वो क्या है, हमारे पास एनर्जी जो है उसी को हम काउंट कर सकते हैं बेरियोनिक मैटर यानी नॉर्मल मैटर के और डार्क मैटर को, दोनों को काउंट करके। मगर 1990s में जारी बात है कि अभी जो है ना वो बूमरैंग और जो है ना वो WMAP और ये सारे जो हैं अभी नहीं हुए थे। तो उस टाइम साइंटिस्ट के दरमियान ये बहुत बड़ा एक कॉन्टेस्टेशन का ग्राउंड था जिसके ऊपर बहुत सी बहस होती थी, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी का क्या था, कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं था। इन द 1990s साइंटिस्ट फाउंड अ जेन्युइनली रिलायबल स्टैंडर्ड कैंडल। तो हमें टाइप 1A सुपरनोवा मिले, जो पहले हम जो कर रहे थे दूसरे सुपरनोवा जो हबल यूज कर रहा था उनसे ज्यादा रिलायबल है। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सप्लोडिंग स्टार called a type 1A supernova had recently been demonstrated to exhibit a relationship between brightness and longevity। के कितना वो ब्राइट होता है और कितनी देर तक उसकी ब्राइटनेस कायम रहती है, इन दोनों के रिलेशन से हमें बड़े फिक्स तरीके से पता लग गया कि उसकी अगर एक खास ब्राइटनेस है तो उसकी कितनी देर वो चमकता रहेगा, और उसकी ये ब्राइटनेस है तो हमें अच्छे तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप पता था। इसलिए कोई अगर किसी फार ऑफ गैलेक्सी में भी टाइप 1A सुपरनोवा उन्हें मिलता है जो कि फर्ज करें 2 दिन के लिए चमकता रहता है, तो उसका मतलब ये है कि क्या होगा कि उसकी एक स्टैंडर्ड ब्राइटनेस है। और फिर जाहिर बात है कि स्पेस से हमारे तक लाइट आते आते वो लाइट जो है वो रेड शिफ्ट भी होगी, वो थोड़ी फेंट भी हो जाएगी, मगर हमें ये पता है कि ये इतनी देर तक चमकता रहा है तो इसकी ये ब्राइटनेस ही होगी खास। उससे हमें आसानी से पता चलता कि वो हमसे कितने दूर है। बिकॉज सुपरनोवाई आर सो ब्राइट, they provide not only a great tool to measure the Hubble constant, they also allow observers to look back the distances that are significant fraction of the total age of the universe। तो हमें अब पता है कि जब हम स्पेस के अंदर देखते हैं तो कोई भी गैलेक्सीज जो हमें दूर नजर आती हैं, कोई स्टार्स हमें दूर नजर आते हैं, बेसिकली हमें उनकी जो शक्ल नजर आ रही है, जो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उनको पास्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर एक जो स्टार है अगर वो हमसे 100 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है तो इसका मतलब है कि हमें उसकी वो शेप नजर आ रही है जो कि 100 मिलियन ईयर्स पहले उसकी शेप थी, या उसका तब वो कैसा था। आज वो कैसा होगा जाहिर बात है, अब उधर से अब तक हमारे पास लाइट ही नहीं पहुंची, आज वो जैसा होगा हमें 100 मिलियन ईयर्स बाद पता चलेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मगर अब हबल कांस्टेंट की हमने बात की थी। हबल कांस्टेंट क्या है कि रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। अभी जो हबल कांस्टेंट है हमारे पास तकरीबन 70 किलोमीटर पर सेकंड का हमारे पास हबल कांस्टेंट है, जो कि फार्दर गैलेक्सीज है उनके लिए। तो हबल कांस्टेंट अब एक चेंजिंग कांस्टेंट के तौर पे हबल कांस्टेंट का भी एक क्वेश्चन आ गया, जिसको पोस्टुलेट करने वालों में कौन था? स्पेसिफिकली हमारे प्रोफेसर क्राउच साहब जो थे वो थे इन लोगों में जो कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स को कह रहे थे कि ये पेस गेन कर रही है, यानी तेज हो रही है। तो ये क्यों तेज हो रही है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दिस ऑफर्ड अ न्यू एंड एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी कि अगर हबल कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है तो इसकी वजह से फिर क्या होगा। मेजरिंग हाउ हबल्स कांस्टेंट चेंजेस ओवर कॉस्मिक टाइम, के पिछले जो बिलियंस ऑफ ईयर्स हैं उनमें हबल कांस्टेंट कैसे चेंज हुआ। मेजरिंग हाउ अ कांस्टेंट इज चेंजिंग साउंड्स लाइक एन ऑक्सीमोरन। बड़ी बेवकूफी की बात लगती है कि यार कांस्टेंट कैसे चेंज होता है, कांस्टेंट्स आर नॉट मेंट टू चेंज, मगर ये कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। ठीक है, द expansion rate of the universe will change over cosmic time due to the effects of gravity। मगर यूनिवर्स की एक्सपेंशन जो है वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ओवर टाइम चेंज होगी। तो जारी बात है कि जब एक्सपेंशन चेंज होगी तो फिर जारी बात है हबल्स कांस्टेंट भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो astronomers reasoned that if they could measure the velocity and distance of supernovae located
far away across the far reaches of the visible universe, then they could measure the rate at which the expansion of the universe was slowing down. तो उस टाइम 1990s में अभी ये यही मान रहे थे कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स जो है वो स्लो हो रही है, आज से 30 साल पहले ये मान रहे थे, ठीक है। तो ये कह रहे थे कि अगर हम कंपेयर करें कि जो करीब हैं गैलेक्सीज या करीब गैलेक्सीज के जो सुपरनोवा हैं वो एक बात बता रहे हैं, और दूर वाले जो हैं वो अगर उससे डिफरेंट बात बता रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हबल कांस्टेंट चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, ये बात है। दिस इन टर्न दे होप्ड वुड रिवील वेदर द यूनिवर्स वाज ओपन, क्लोज्ड और फ्लैट। तो इस वक्त अभी यूनिवर्स की ज्योमेट्री की क्या चल रही थी, अभी सारी बहस चल रही थी, और ये देखना चाहते थे कि यूनिवर्स ओपन है, क्लोज्ड है या फ्लैट है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज द रेट ऑफ स्लोइंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज डिफरेंट फॉर ईच ज्योमेट्री, क्योंकि तीनों किस्म के यूनिवर्सेस के लिए रेट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि क्या है कि जैसे हमें एक सिंपल सी बात है कि एक जो ओपन यूनिवर्स होगा वो हमेशा ही एक्सपैंड, बहुत तेजी से एक्सपैंड करेगा, बहुत ज्यादा। एक क्लोज यूनिवर्स जो होगा वो क्या करेगा, वो बिग बैंग के बाद दोबारा कोलैप्स हो जाएगा और दोबारा से प्राइमेवल एटम बन जाएगा, ठीक है, जिससे बिग बैंग हुआ। मगर एक फ्लैट यूनिवर्स जो है वो हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा, ठीक है, और वो उसकी एक्सपेंशन की स्पीड कैसी है, अब ये आगे बात आएगी। इफ द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स वाज स्पीडिंग अप, अगर यूनिवर्स की एक्सपेंशन तेज हो रही हो, उसकी स्पीड बढ़ रही हो, द यूनिवर्स वुड बी ओल्डर देन वी वुड अदरवाइज इन्फर। तो यूनिवर्स जो है हमारा, अगर उसकी स्पीड तेज हो रही हो तो हमें ऐसे लगेगा कि हमें लगेगा कि यूनिवर्स की सर्टेन एज है, मगर यूनिवर्स जो है वो जितना जवान लग रहा है उससे बुढ़ा होगा। यानी जितना बुढ़ा वो लग रहा है, फर्ज करें यूनिवर्स जो है वो 13 बिलियन ईयर्स का लग रहा है, तो वो 15 बिलियन ईयर्स का भी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज इन्फर हैड एन एक्सपेंशन बीइंग स्लोइंग, अगर एक्सपेंशन स्लो हो रही हो तो तब हमें यूनिवर्स जो है ना वो क्या होगा, जितनी एज का वो है उससे ज्यादा का नजर आएगा, ठीक है। यानी अगर 13 बिलियन ईयर्स का है तो वो 14 बिलियन ईयर्स का नजर आएगा, या 15 बिलियन 20 बिलियन ईयर्स का नजर आएगा, ठीक है। Which would make the red shift of galaxies moving away even longer। जो जितनी दूर वाली गैलेक्सीज हैं उनकी रेड शिफ्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। यानी जितनी फ्लैट यूनिवर्स में होनी चाहिए रेड शिफ्ट एक बहुत दूर वाली गैलेक्सी की, उससे भी ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। thus making the galaxies look as if they have been receding for us for a longer time। यानी ऐसा लगेगा कि जैसे वो गैलेक्सीज को हमसे दूर गए हुए और ही ज्यादा टाइम लग रहा है, जितना लगना चाहिए उससे ज्यादा। इंप्लाइंग द लाइट ओरिजिनेटेड इवन फार्दर अवे, तो जिससे ये लगेगा कि मतलब जो गैलेक्सीज दूर वाली हैं वो उससे भी ज्यादा दूर लगेंगी, नजर आ रही होंगी एक, यानी जो जिस यूनिवर्स के अंदर जो स्लो डाउन हो रहा होगा, ठीक है। इज इट एक्सेलरेटिंग और स्लोइंग डाउन? अब क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्स एक्सेलरेट कर रहा है कि स्लो हो रहा है, ये अब एक बड़ा अजीब क्वेश्चन है। एट सम गिवन measured redshift the supernova in galaxies would then appear fainter to us than if the light originated closer, ठीक है। तो विदाउट एनी रीजन ऐसा होगा कि जो फर्दर अवे गैलेक्सीज हैं उनके अंदर सेम टाइम स्पैन पे शाइन करने वाले जो सुपरनोवा हैं वो क्या लगेंगे, वो फेंट लगेंगे हमें, ठीक है। तो मतलब समझने की बात है कि जो दूर वाली गैलेक्सीज हैं, अगर एक जो सुपरनोवा है वो एक हमारी करीब वाली गैलेक्सी के अंदर 2 दिन जो है ना अपनी पीक ब्राइटनेस पर रहता है, तो एक जो बहुत दूर गैलेक्सी है उसके अंदर हो सकता है वो क्या करे, वो जो है ना उसकी पीक ब्राइटनेस 2 दिन तो रहेगी, मगर उसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो करीब वाले स्टार से बहुत कम होगी। यानी ओरिजिनली क्या लग रहा होगा कि उसकी ब्राइटनेस कम है। यानी सेम एज वाले स्टार्स, जो कि हमें पता है कि मतलब एक पीक ब्राइटनेस 2 दिन एक की रह रही है, तो मतलब फिगरेटिवली बात कर रहा हूं, इसको सच नहीं मान लेना, ठीक है। तो समझाने के लिए सिर्फ कि अगर 2 दिन उसकी ब्राइटनेस रह रही है तो करीब वाली गैलेक्सी में भी 2 दिन रह रही है, मगर जो दूर वाली गैलेक्सी वाला है वो जरूरत से ज्यादा फेंट हो गया, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस जरूरत से ज्यादा कम हो गई है। तो ये तो फिर एक प्रॉब्लम मतलब खड़ा हो जाएगा कि
इसका मतलब है कि ये जो है ना यूनिवर्स जो है वो उससे पता लगेगा कि ये तेज हो रही है या कम हो रही है। और अगर उसकी ब्राइटनेस हमें थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है तो फिर एक और पॉसिबिलिटी है, सिस्टमैटिकली इफ वन मेजर्ड वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस, अगर जितनी देर स्पीड से वो गैलेक्सीज हमसे रिसीड कर रही हैं, दूर जा रही हैं, और हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिस पे एक तरफ डिस्टेंस और दूसरी तरफ स्पीड हो, द स्लोप ऑफ द कर्व फॉर रिलेटिवली नियर बाय गैलेक्सीज वुड अलाउ अस टू डिटरमिन द एक्सपेंशन रेट टुडे। तो जो करीब वाली गैलेक्सीज हैं, अगर उनका जो रिसेशन डिस्टेंस है और उनकी जो स्पीड है उसके दरमियान एक खास कोरिलेशन हमें नजर आ रहा है, और अगर सिमिलर कोरिलेशन हमें दूर वाली गैलेक्सीज के लिए नजर नहीं आता, वहां पे डिफरेंट है, तो इससे ये पता लगेगा यहाँ तो यूनिवर्स जो है वो क्लोज्ड है, यानी वो यूनिवर्स की एक्सपेंशन की स्पीड कम हो रही है। अगर एक्सपेंशन की स्पीड कम हो रही होगी तो दूर वाले जो है वो इतने फेंट नहीं, जितने फेंट नजर आने चाहिए नॉर्मली, उनकी इंटेंसिटी जितनी कम होनी चाहिए उतनी कम नहीं हुई होगी अगर यूनिवर्स क्लोज्ड है तो, यानी स्लो डाउन हो रही है अगर एक्सपेंशन यूनिवर्स की। और अगर एक्सपेंशन स्पीड अप हो रही है फिर क्या होगा कि वो ज्यादा फेंट नजर आएंगे। ठीक है, तो एंड देन वेदर द कर्व वेंट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स फॉर डिस्टेंट सुपरनोवा नोवाई विल टेल अस वेदर द यूनिवर्स वाज स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। तो अब एक कर्व आएगा इधर, ये है, ठीक है, तो यहां पे ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या दिखा रही है, अगर आपका हबल कांस्टेंट जो है वो बिल्कुल स्टैटिक है, नहीं बदला, तो ये दरमियान वाली लाइन फॉलो होनी चाहिए। और अगर यूनिवर्स में की एक्सपेंशन की स्पीड जो है, हबल कांस्टेंट की स्पीड जो है वो कम हो रही है, यानी तो ये नीचे आनी चाहिए वैल्यूज, और अगर इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर वैल्यूज ज्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन तेज हो रही है। और इसी तरह ये रेड शिफ्ट है जेड, ठीक है, इसी तरह ये दरमियान में जो है ना वो किसके लिए है, दरमियान में किस चीज के लिए है, हमारे पास जो है वो लाइन वो शो कर रही है एक फ्लैट यूनिवर्स को। ठीक है, अगर इस लाइन से इस लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन तेज हो रही है, पहले स्लो थी। अगर इस लाइन से नीचे है तो हमें पता लगेगा कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन जो है वो फास्ट हो रही है। तो ये हमारा ब्राइटनेस का मैग्नीट्यूड है सुपरनोवा का, कि अगर एक स्टार की ब्राइटनेस जो है वो यहाँ पे 0.8 है तो उसकी जो वो हमसे कितनी स्पीड से दूर जा रहा है, रेड शिफ्ट उसकी कितनी है, उसकी रेड शिफ्ट काफी कम है, इतना ज्यादा रेड शिफ्ट नहीं हुआ, मगर जो जितनी दूर है उसकी रेड शिफ्ट उतनी ज्यादा है। यानी जैसे इसकी अगर देखी जाए ये कितने पे है, तकरीबन हमारे पास कोई इसकी जो यहाँ पे है, एक सेकेंड, ये -0.5 था ना, यानी करीब आ रही थी, तो ये ब्लू शिफ्ट हो रही थी, सॉरी ये ब्लू शिफ्ट हो रहा है, नीचे वाला जो है ना ये वाला, ये ब्लू शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ये गैलेक्सी या सुपरनोवा क्या आ रहा है, हमारे करीब आ रहा है। मगर इधर ये अब एक है 0.5 के ऊपर, ये वाला, ठीक है, तो ये इसकी रेड शिफ्ट जो है वो 0.5 जो है ये रेड शिफ्ट हुई है, उसकी ब्राइटनेस 0.5 है, और रेड शिफ्ट उसकी तकरीबन यहाँ पे तकरीबन कोई ये 80-90 के करीब, ये लॉगरिथमिक है, तो इसलिए तो हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि इनकी सिर्फ ये एक गैलेक्सी जो कि हम शायद कह सकते, ये वैसे डाटा भी खासा पुराना है क्योंकि बुक पुरानी है, ठीक है, आज का डाटा तो जारी बात है ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस कर्व से नीचे आ रही हैं। अभी समझने की जो मेन बात है वो यही है कि अगर इस कर्व से ऊपर ज्यादा वैल्यूज आएंगी तो उसका मतलब है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन जो है वो स्पीड अप हो रही है। अगर इस कर्व से नीचे दूर वाली गैलेक्सीज की वैल्यूज आएंगी तो इसका मतलब है कि क्या होगा कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन स्पीड कम हो रही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ से क्या है 44.5 लाइट ईयर्स, सॉरी बिलियन, 44.5 बिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे जो गैलेक्सी है आपको नजर आ रहा है कि वो इस कर्व से ऊपर की तरफ जा रही है। यानी ये कर्व बेसिकली ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होगा, ये यूं ऊपर की तरफ ही जाता जाएगा मजीद, और एक वक्त आएगा कि ये डार्क एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती जाएगी। अभी उसको हम डिस्कस भी करते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो दो ग्रुप से साइंटिस्ट के जो कि ऑब्जर्व कर रहे थे उनके दरमियान बड़ा कंपटीशन था। पहले एक ग्रुप जो था उसके साइंटिस्ट ने लॉरेंस क्रॉस से बात भी की और उसने कहा, उन्होंने लॉरेंस क्रॉस को कहा कि हम तुम्हें गलत साबित करेंगे। बाद में जब उन्होंने डाटा रिलीज किया तो क्या हुआ कि वाकई डाटा ऐसा आ गया कि
जी वो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स फास्ट होने के बजाय स्लो हो रही है। यानी उन्होंने 1990s में ये कह दिया कि वो ये तो एक्सपेंशन स्लो हो रही है, तो हम बाद में जो है ना सारा यूनिवर्स वापस एक प्राइमेवल एटम की तरफ चला जाएगा। अच्छा, पर फिर बाद में एक और ग्रुप ने जब मेजरमेंट्स करनी शुरू की तो उनके सामने बिल्कुल वही मेजरमेंट्स आई जो कि क्या हो गया, जो कि लॉरेंस क्रॉस और जो इनका एक और फ्रेंड थे उन उन दोनों ने, मतलब इनके जो कॉलीग थे उन दोनों ने जो प्रेडिक्शंस की थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर जब ये कंफर्म हुआ कि रेड शिफ्ट जो फार्दर अवे गैलेक्सीज हैं उनकी रेड शिफ्ट जो है वो अपवर्ड कर्व कर रही है डिस्टेंस के साथ साथ, यानी वो स्ट्रेट लाइन के तौर पे नहीं जा रही। यानी अगर हबल कांस्टेंट रहेगा तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा जो हम पीछे देख रहे हैं। अगर हबल कांस्टेंट शुरू से यूनिवर्स के लेके आज तक कांस्टेंट होता तो सब की सब इस लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए थी, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हबल कांस्टेंट जिसको एक हम कांस्टेंट कह रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वैल्यू चेंज क्या हो रही है, ऐसी चेंज हो रही है कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स फास्ट हो रही है, जिसकी वजह से फर्दर गैलेक्सीज जो हैं उनकी जो रेड शिफ्ट है वो मजीद एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो द बिगेस्ट कंसर्न एट दिस टाइम रिगार्डिंग द क्लेम डिस्कवरी ऑफ एन एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स वाज दैट डिस्टेंट सुपरनोवाई माइट अपीयर डिमर देन दे वुड। ठीक है, otherwise be expected to be not because of accelerated expansion but merely because either A, they are dimmer, perhaps some intergalactic point B, there is some intergalactic or galactic dust present at early times partially obscure them। मगर अब दो पॉसिबिलिटीज थी कि अगर बहुत दूर वाली जो गैलेक्सीज हैं उनके अंदर जो सुपरनोवा हैं अगर वो हमें डिमर नजर आ रहे हैं, उसकी दो वजह हो सकती थी। यहाँ तो वो खुद ही इन दम सेल्फ ही क्या है, डिमर है, या फिर दूसरी क्या थी कि इंटरगैलेक्टिक और गैलेक्टिक डस्ट दरमियान में कहीं थी जिससे ये लाइट रेज हमें गुजर के नजर आ रही है। मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन रिफाइन होती रही उसके साथ साथ एक और चीज सामने आने लगी, वो क्या थी कि ये पॉसिबिलिटी रूल आउट होती गई मजीद से मजीद। और ये बात पत्थर पे लकीर, या फिर जो उसको पत्थर पे लकीर तो नहीं कहेंगे, वो सिर्फ मजहब में होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता गया कि ये बात मजीद क्लियर होती गई कि यूनिवर्स जो है एविडेंस ऑफ जो एक्सेलरेशन ऑफ द जो एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सपेंशन है वो ओवरवेलमिंग होता गया और बड़ा क्लियर आता जा रहा था वो। ठीक है, अब एज अ गाइड टू द आई टू हेल्प सी वेदर द डिस्टेंस वर्सेस रेड शिफ्ट बेंड्स अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो डिस्टेंस वर्सेस रेड शिफ्ट कौन सा है, ये डिस्टेंस वर्सेस रेड शिफ्ट है। यानी हमारा यूनिवर्स, हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो 44.5 बिलियन लाइट ईयर्स का तकरीबन एक क्या है, एक सफेयर है हमारे अराउंड। तो अगर इन जो गैलेक्सीज हमें इसके अंदर नजर आ रही हैं उनकी रेड शिफ्ट अगर वो कर्व ऊपर की तरफ करने लग जाएं तो उससे ये पता चलेगा कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स जो है वो उसकी एक्सपेंशन रेट बढ़ रही है। और मैंने जैसे पहले कर दिया कि ये दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की है, वो जो लाइन है वो क्या शो करती है, कांस्टेंट हबल एक्सपेंशन रेट को शो करती है। ठीक है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन टेल्स अस द एक्सपेंशन रेट टुडे। तो जो स्लोप है इस लाइन का वो आज जो हमारे पास एक्सपेंशन रेट है यूनिवर्स का उसको जाहिर कर रही है, यानी कांस्टेंट एक्सपेंशन रेट। अगर हम मान लें कि हमेशा से ऐसा ही था तो इस ये वाली लाइन फॉलो होनी चाहिए, या फिर ये जो डॉटेड लाइन है दरमियान में ये फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, then in the lower half of the figure they have made the same straight line horizontal to guide the eye. If the universe were accelerating as has been expected in 1998, the distant supernovae at a redshift z close to 1 would fall below the straight line. तो रेड शिफ्ट 1 के करीब ये जो सबसे डिस्टेंट सुपरनोवा हैं ये इधर होने के बजाय यहां होने चाहिए थे अगर एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स क्या हो रही होती, स्लो डाउन हो रही होती। ठीक है, अगर एक्सपेंशन स्लो डाउन हो रही होती तो यहां पे होने चाहिए थे ये ऊपर वाले डॉट जितने भी हैं सारे। आसान बात समझने के लिए ये है। ठीक है, बट एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ देम फॉल अबव द स्ट्रेट लाइन, कि सब के सब ऊपर हमें स्ट्रेट लाइन से नजर आ रहे हैं। दिस इज ड्यू टू आइदर वन ऑफ द टू रीजंस, द डाटा आर रॉन्ग और द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सेलरेटिंग। यहाँ तो डाटा गलत है या यूनिवर्स की एक्सपेंशन क्या हो रही है वो तेज हो रही है।
ठीक है, दो में से एक बात है। और वक्त के साथ साथ ये 90s की बात है, 30 साल आज 1998 की ये बात है, 20-23 साल हो गए हैं, उसके दौरान ये बात जो है डाटा रॉन्ग नहीं है, हमें पता चल चुका है। और एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स क्या हो रही है, फास्ट हो रही है। ठीक है जी। इफ वी टेक फॉर अ मोमेंट द सेकंड अल्टरनेटिव टास्क second alternative and ask how much energy would we have to put in empty space in order to produce the observed acceleration। तो जो एक्सेलरेशन अभी हमें नजर आ रही है, जो यूनिवर्स के अंदर जो रन अवे यूनिवर्स हमें नजर आ रहा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से एक्सपैंड करना चाहता है, उसके लिए क्या चीज जरूरी है? द आंसर वी केम अप विद इज रिमार्केबल। द सॉलिड कर्व which fits the data best corresponds to the flat universe। ठीक है, तो जो हमें कर्व जो नजर आ रहा है बेसिकली वो किस चीज को करस्पॉन्ड करता है? ये वाला जो ऊपर में नजर आ रहा है कर्व, ये किस चीज को करस्पॉन्ड करता है? फ्लैट यूनिवर्स को। कैसा फ्लैट यूनिवर्स? जिसमें 30% एनर्जी मैटर के अंदर होगी और 70% एनर्जी एम्प्टी स्पेस के अंदर होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये बातें आगे भी बार बार आएंगी, कि कुछ कॉन्सेप्ट शायद आपको भी इस टाइम पे क्लियर ना लगे, मगर आई प्रॉमिस यू जब तक हम इस बुक के एंड तक जाएंगे आपको मेजॉरिटी चीजें समझ आ गई। This is remarkably precise. This is remarkably precisely what is needed in order to make a flat universe consistent with the fact that only 30% of the required mass exists in and around the galaxies and clusters. An apparent concordance has been achieved। तो हमें ये पता लग गया कि सिर्फ 30% ऑफ द मास जो है वो गैलेक्सीज में और गैलेक्सीज के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है। और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है और जो हमारी जो जो थ्योरी है वो दोनों एक तरफ कोइंसाइड कर रही हैं। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो कर रही है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी से कोइंसाइड। ठीक है जी। अच्छा, द एज ऑफ द यूनिवर्स इन एन इंटरवीनिंग डेकेड, यानी उससे फिर एक मतलब एक दिहाई बाद, यानी 2010 के अंदर, all the rest of the data from cosmology has contributed to solidify the general concordance picture of a Kochumim flat universe in which the dominant energy resides in empty space। तो ये Kochumim इसको क्यों कह रहा है? Kochumim का मतलब होता है स्टूपिड, यानी इसको एज ए स्टूपिड बात कह रहा है, कि मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाली सिचुएशन जो है वो ये कह रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे पास तो ऑब्जर्वेशनल एविडेंस आ गया इसका। ठीक है, इन विच द डोमिनेंट एनर्जी रिजाइड्स इन एम्प्टी स्पेस। तो हम जो पीछे चैप्टर्स में बात करते आ रहे थे कि जी एम्प्टी स्पेस जो वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी स्पेस कुछ है, तो कितने चीजों के जरिए, कितनी ऑब्जर्वेशंस के जरिए, कितनी थ्योरी के जरिए, जनरल रिलेटिविटी भी यही कह रही है, क्वांटम मैकेनिक्स भी ये कह रही है कि एम्प्टी स्पेस जो है वो एम्प्टी नहीं है। और एम्प्टी स्पेस एम्प्टी नहीं है, मतलब एम्प्टी स्पेस को एम्प्टी कहना तो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है ना। कैसे कि भाई 70% जो हमारे यूनिवर्स में चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो तो एम्प्टी स्पेस, यानी 70% जो हमारे यूनिवर्स में एनर्जी है टोटली, वो तो सारी एम्प्टी स्पेस में बैठी हुई है। ठीक है, तो हम मतलब कैसे ये कह सकते हैं कि एम्प्टी स्पेस इज नथिंग? एम्प्टी स्पेस नथिंग नहीं है, बल्कि एम्प्टी स्पेस तो डोमिनेंट समथिंग है हमारे यूनिवर्स का। यानी एम्प्टी स्पेस हमारे यूनिवर्स का डोमिनेंट समथिंग है, नथिंग नहीं है वो। नथिंग उसको कहना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है, सो फिर क्या जी? इन विच द डोमिनेंट एनर्जी रिजाइड्स इन एम्प्टी स्पेस एंड इन विच everything we can see accounts for less than 1% of the total energy। तो जो हमें सब कुछ नजर आता है, बेरियोनिक मैटर जो है, जो कि नॉर्मल मैटर है, वो सिर्फ 1% है टोटल एनर्जी का, यूनिवर्स की, फ्लैट यूनिवर्स की टोटल एनर्जी का। ठीक है जी। तो वी कैंट सी बीइंग कंपोज, अच्छा एक सेकेंड, विद द मैटर वी कैंट सी बीइंग कंपोज मोस्टली ऑफ some yet unknown new type of elementary particles। तो हम क्या समझते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जो 90% ऑफ हमारे यूनिवर्स की एनर्जी है वो किसी अननोन पार्टिकल्स में रिजाइड करती है, जिनको आज तक हम डिस्कवर ही नहीं कर पाए। ठीक है जी। एस्टिमेट फॉर द एज ऑफ आवर यूनिवर्स वाज वास्टली इंप्रूव्ड in about 2006 with new precision measurement of cosmic microwave background using the WMAP satellite allowed observers to precisely measure the time since the Big Bang। ठीक है जी। तो हमने क्या किया? हमने WMAP से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को
को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद क्या हुआ, वी नाउ नो द एज ऑफ द यूनिवर्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट इज 13.72, यहाँ पे 13.8 बिलियन अब हो गया। हबल कांस्टेंट, सॉरी, एज ऑफ द यूनिवर्स भी इंप्रूव हो चुकी है। तो ये सारी बात है कि बुक थोड़ी पुरानी है, 10-12 साल पुरानी, तो इसमें 13.72 लिखा है। हमारे पास अब 13.8 बिलियन ईयर्स यूनिवर्स की एज है। बट नाउ दैट वी हैव इट, we can confirm that there is no way that a universe with the measured expansion rate today could be this old without dark energy। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो हमें इतना बूढ़ा, या उसकी ये जो हमें एज आज नजर आ रही है, वो किस वजह से है? क्योंकि डार्क एनर्जी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर डार्क एनर्जी एग्जिस्ट ना करती होती तो यूनिवर्स की हमें एज कुछ और दिखाई दे रही होनी थी। एंड इन पर्टिकुलर dark energy that behaves essentially like the energy represented by cosmological constant would have। तो डार्क एनर्जी बिल्कुल उस तरह ही बिहेव करती है जिस तरह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो कि आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था। इन अदर वर्ड्स, इट इज एनर्जी दैट अपीयर्स टू रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ, यानी स्पेस जितना भी है हमारे यूनिवर्स में, उसका क्या है, वो एक ही, ठीक है, एक मतलब उसकी एक कांस्टेंट एनर्जी है स्पेस की। ये अभी अगले चैप्टर्स में बहुत बार रिपीट होगा, और स्पेस की एनर्जी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है। व्हेन द यूनिवर्स वाज हाफ इट्स एज, तो आज अगर यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स का, तो जब वो 6.9 बिलियन ईयर्स का था, तो तब क्या था? In the next scientific breakthrough, observers were able to measure accurately how matter in the form of galaxies has clustered together over cosmic time। तो हम पिछली दफा ये हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है, जो आपके पास हॉट स्पॉट्स नजर आते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में, उसके अंदर जो है क्या इकट्ठी हुई है, वहां पे गैलेक्सीज के क्लस्टर फॉर्म हुए, ठीक है, बाय मेजरिंग द ग्रेविटेशनल क्लस्टरिंग। फिर ग्रेविटेशनल क्लस्टरिंग को हमने पिछले पार्ट के अंदर किस तरह मेजर किया था? थ्रू ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है, उसके जरिए। तो हमें पता है कि किसी क्लस्टर के अंदर कितना मास है। वंस अगेन दैट द ओनली फ्लैट यूनिवर्स दैट इज कंसिस्टेंट with observed large scale structure in the universe is one with approximately 70% dark energy। तो अब theoretical models के मुताबिक, सुपर कंप्यूटर मॉडल्स के मुताबिक हमें यही पता लगता है कि ऐसा यूनिवर्स जिस तरह हमारा यूनिवर्स है, जिसके अंदर डार्क मैटर जो है वो गैलेक्सीज के अराउंड क्लस्टर्ड है, और 70% एनर्जी जो है वो स्पेस के अंदर है, वो यूनिवर्स फ्लैट ही होता है। And once again, the dark energy behaves more or less likely the energy represented by cosmological constant। तो फिर डार्क एनर्जी उसी तरह बिहेव करती है जिस तरह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इमेजिन किया था आइंस्टाइन ने। अर्लियर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, व्हेन व्हाट इज नाउ आवर करंटली ऑब्जर्वेबल रीजन वाज मच स्मॉलर इन साइज। तो आज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है बहुत बड़ा है, 44.5 बिलियन, बल्कि 45.7 बिलियन लाइट ईयर्स का रेडियस है उसका, यानी तकरीबन कोई 91 बिलियन लाइट ईयर्स का डायमीटर है हमारे ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स का। मगर पास्ट में क्या था, जब हमारा यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हाफ था इसका साइज, यानी उसका जो रेडियस था या उसका जो डायमीटर था वो सिर्फ और सिर्फ 45.7 बिलियन ईयर्स था। उस वक्त क्या था, द डेंसिटी ऑफ मैटर वॉज मच ग्रेटर। तो मैटर जो था, नॉर्मल मैटर हमारे यूनिवर्स में, उसकी डेंसिटी काफी हाई थी हमारे उस पुराने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, क्योंकि गैलेक्सीज और क्लस्टर्स और गैलेक्सीज एक दूसरे के ज्यादा करीब थे और उनके दरमियान स्पेस कम थी। और क्योंकि हमें पता है कि स्पेस की एक कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी है हमारे यूनिवर्स में, इस वजह से जब स्पेस कम था तो जाहिर बात है स्पेस की एनर्जी भी कम थी, ठीक है। तो क्या हो रहा था, however the energy density of empty space remains the same over time if it reflects a cosmological constant or something like it। तो अगर एनर्जी डेंसिटी स्पेस की, यानी एनर्जी डेंसिटी स्पेस की क्या है, जिसे नॉर्मली कहा जाता है तकरीबन 15 एम्प्टीएस्ट से एम्प्टीएस्ट स्पेस भी जो है उसके अंदर तकरीबन 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 15 हाइड्रोजन एटम्स के बराबर जो है एनर्जी है, ठीक।
और ये कांस्टेंट है। अब जाहिर बात है कि जब स्पेस एक्सपेंड कर रहा है, नया स्पेस गैलेक्सीज के दरमियान में क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब नया नया स्पेस क्रिएट होता जाता है तो उससे क्या होता है, फिर एनर्जी डेंसिटी जो है वो मतलब स्पेस की एनर्जी में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नया स्पेस, जब जो नया स्पेस भी क्रिएट होता है उसके अंदर 15 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर एनर्जी तो फिर भी होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ओवर टाइम क्या हो रहा है, डार्क एनर्जी या ये जो एम्प्टी स्पेस की एनर्जी है ये बढ़ती जा रही है। और स्पेस की एनर्जी डेंसिटी सेम ही है मगर स्पेस बढ़ गया है, तो इसलिए ओवरऑल यूनिवर्स की जो डार्क एनर्जी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। Thus, when the universe was less than about half its current size, the energy density of matter would have exceeded the energy density of empty space. तो क्या हुआ कि जब हमारा यूनिवर्स आज वाले वक्त से आधे साइज पे था, यानी जब उसका टोटल डायमीटर 45.7 बिलियन जो है ना वो लाइट ईयर्स था, उस वक्त क्या था कि जो विजिबल मैटर की जो एनर्जी है या जो ग्रेविटी वाला मैटर है उसकी एनर्जी जो है, जिसमें डार्क मैटर भी आ जाता है, वो स्पेस की एनर्जी से क्या थी, ज्यादा थी, ठीक है। फॉर ऑल टाइम्स बिफोर दिस टाइम मैटर एंड नॉट एम्प्टी स्पेस would have produced the dominant gravitational force acting on the expansion. तो यानी आज से तकरीबन आधा टाइम पहले क्या था कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन वाकईतन इन एक्चुअलिटी स्लो डाउन हो रही थी। एज अ रिजल्ट द यूनिवर्स वुड हैव बीन डिसेलरेटिंग। यूनिवर्स क्या हो रहा था, स्लो डाउन हो रहा था। तो एक चीज कही जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, देयर इज अ नेम फॉर द पॉइंट एट विच अ सिस्टम चेंजेस इट्स एक्सेलरेशन and in particular goes from decelerating to accelerating, it is called a jerk. तो जब एक बॉडी जो स्लो हो रही है, जब उस टाइम से वो एकदम तेज होने लग जाती है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की जुबान में, अ जर्क, ठीक है। द डिटेल्ड मैपिंग ऑफ द एक्सपेंशन history of the universe demonstrating that it shifted from a period of deceleration to acceleration added substantial weight to the claim that original observations which implied existence of dark energy were in fact correct. तो क्या हुआ कि जब ये जर्क डिस्कवर हुआ तो क्या हुआ, उस वक्त हमें ये पता लगा कि भाई एम्प्टी स्पेस की एनर्जी जो है वो रियल चीज है और डार्क एनर्जी जो है वो रियल चीज है। The origin and nature of dark energy is, without a doubt, the biggest mystery in fundamental physics today. We have no deep understanding of how it originates and why it takes the value it has. We therefore have no idea of why it has begun to demonstrate the expansion of the universe, and only relatively recently, in the past 5 billion years or so, or whether that is a complete accident. It is natural to suspect that in its nature is tied in some basic way to the origin of universe, and all signs suggest that it will determine the future of the universe as well. तो क्या होगा, आज से तकरीबन 5 अरब साल पहले, 5 बिलियन ईयर्स पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम, हमारी जमीन अभी नहीं बनी थी, उस वक्त क्या हुआ कि हबल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। हबल कांस्टेंट की वैल्यू रिवर्स हो गई। पहले यूनिवर्स की एक्सेलरेशन जो थी वो कम हो रही थी, उस टाइम ये जो जिसे कहते हैं कि एविडेंस ऑफ जर्क मिला, और एविडेंस मतलब सॉरी, उस टाइम फिर ऐसा हुआ कि एकदम जो डिसेलरेशन से एक्सेलरेशन मूड में जब यूनिवर्स गया, इसको जर्क कहते हैं। और ये जो है तकरीबन 2006 के अंदर ये बात, जो हम पीछे ग्राफ देख के आए हैं उसकी लाइट में ऑब्जर्वेशंस के जरिए क्या हुआ था, ये कंफर्म हो गया था कि ये जर्क वाकईतन लगा था, ठीक है जी। तो ये जो है ये स्टोरी है कि यूनिवर्स जो है वो, उसके अंदर जो हबल कांस्टेंट है वो जो है उसकी वैल्यू चेंज हुई है। और वैल्यू उसकी चेंज किस तरह हुई है, मसला ये है कि एम्प्टी स्पेस के अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी थी हमेशा से, जो कि चेंज नहीं होती। वो स्पेस का 1 क्यूबिक मीटर, चाहे स्पेस नया भी बन गया हमारे यूनिवर्स में,
वो भी क्या है, वो सेम ही रहती है, ठीक है, वो कभी भी नहीं बदलता। मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर स्पेस जो है वो नए से नया क्रिएट होता जा रहा है, और जैसे जैसे हमारे यूनिवर्स के अंदर स्पेस क्रिएट हो रहा है, जारी बात है कि अगर स्पेस की एनर्जी कांस्टेंट है, एम्प्टी स्पेस की, और स्पेस नया क्रिएट हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जारी बात है कि डार्क एनर्जी जो है एम्प्टी स्पेस की एनर्जी है, तो जारी बात है कि फिर उसके अंदर वो इंक्रीज करती जाएगी। और जब वो इंक्रीज कर दी जा रही है, जब स्पेस इंक्रीज कर रहा है, डार्क एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और जब डार्क एनर्जी इंक्रीज की, तो जारी बात है एक टाइम पे वाकई ऐसे लग रहा था, आज से 5 बिलियन साल पहले, से ज्यादा टाइम पहले, कि यूनिवर्स जो है वो स्लो डाउन हो रहा है और अब एकदम ये वापस जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मगर जारी बात है, वी हमें इमेजिन नहीं कर सकते थे कि यार ये जो डार्क एनर्जी है, क्योंकि ये जारी बात है इसकी कॉन्टिन्यूस फाइट चल रही थी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इतनी ज्यादा हो जाएगी कि यूनिवर्स को बजाय दोबारा सिमटने के, वो उसकी एक्सपेंशन ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ, ये बातें हैं सारी। अच्छा जी,